हेलो एंड वेलकम टू वन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 3 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जबकि सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। जो थर्ड वीडियो लेक्चर है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल को डिस्कस किया। जैसे कि आपको थर्ड वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि अल्कोहल और फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वह अभिक्रियाएं जो कि O तथा H बॉन्ड के टूटने पर होती हैं। सेकंड कैटेगरी में वह अभिक्रियाएं आती हैं जो कि C और O बॉन्ड के टूटने से होती हैं। और थर्ड कैटेगरी में अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रियाओं को हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो केमिकल रिएक्शंस थी, जिसमें कि हमने अल्कोहल और फिनॉल की वह अभिक्रियाएं डिस्कस की थी जो कि O तथा H बॉन्ड के कारण टूटने से होती हैं, वह हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम वह अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूटने से होती हैं। यही इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य है। सामने भी आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं। वह अभिक्रियाएं जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटने से होती हैं, उन अभिक्रियाओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अल्कोहल और फिनॉल में से केवल अल्कोहल ही सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन देते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। वह अभिक्रियाएं जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटने से होती हैं, ये अभिक्रियाएं केवल अल्कोहल ही देते हैं। फिनॉल केवल कुछ ही अभिक्रियाएं देते हैं। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वह बहुत तेजी से इन अभिक्रियाओं को देते हैं, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं, उनकी अभिक्रिया करने की दर मंद होती है। इसको हमने डिटेल से अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल तेजी से रिएक्शन करते हैं और 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक अल्कोहल के अभिक्रिया करने की दर मंद होती है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, जबकि फिनॉल्स केवल कुछ ही रिएक्शंस इस कैटेगरी के अंतर्गत देते हैं। तो इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। जब हैलोजन एसिड अल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं तो हैलो एल्केन बनते हैं। हैलोजन एसिड्स में HI के अभिक्रिया करने की दर बहुत तीव्र होती है, जबकि HCl बड़ी मंद गति से अभिक्रिया करता है। जबकि हमने ऊपर भी लिख रखा है 3 डिग्री अल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करने की दर थोड़ी मंद होगी। तो यही कारण है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो एक कैटेलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता होती है। उसकी उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है। जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो वहां पे किसी कैटेलिस्ट की आवश्यकता या उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है और सिंपली रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है। तो मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि जब अल्कोहल हैलोजन एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो वो हैलो एल्केन बनते हैं। सामने आप रिएक्शन ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे होंगे। इनका एक निश्चित पैटर्न है और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप इनको अपनी कॉपी में ऐसे ही कर सकते हैं। इस कैटेगरी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड PX3 या फिर PX5 सूत्र के यौगिक फास्फोरस हैलाइड कहलाते हैं। इस क्रम में हम PCl3 या PCl5 या फिर PBr3, PBr5, PI3 और PI5 का हम यूज करते हैं। ये फास्फोरस हैलाइड है। इनको बनाने के लिए हम P+Cl2 या फिर P+Br2 या फिर P+I2 का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइडों से कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है ROH प्लस PCl5। आप इस PCl5 को P+Cl2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर RCl प्लस HCl प्लस POCl3 इस प्रकार से ये
कंपाउंड हमको प्राप्त होंगे ये है RCl, इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। जब हम PCl3 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने होंगे और यहाँ पर 3RCl प्लस H3PO3 यौगिक बनेंगे। तो जब भी हमको OH ग्रुप हटाना होता है और हैलोजन ग्रुप लाना होता है तो हम उसकी अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करा देते हैं। सिंपल और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। साथ ही फिनॉल भी ये अभिक्रिया देते हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया हम PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोवेंजीन बनता है, साथ में HCl प्लस POCl3। तो इस कैटेगरी की रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल दोनों के द्वारा दी जाती है। इस कैटेगरी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड अल्कोहल से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड देते हैं। और विशेष बात यह है कि शुद्ध हेलो एल्केन या शुद्ध एल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि बनने वाले जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं वह गैसीय अवस्था के होते हैं। SO2 गैस के रूप में निकल जाती है और HCl भी गैस के रूप में निकल जाती है। तो जब भी हमको हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त करने होते हैं तो हम अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड से कराकर प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। जब अल्कोहल अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो अमीन बनते हैं। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन हो सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है ROH प्लस NH3 इक्वल टू RNH2 प्लस H2O। 1 डिग्री अमीन मिल गया। इस 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर से आप अल्कोहल से करा दीजिए, R2NH प्लस H2O। ये 2 डिग्री अमीन हमको मिल गया। अब इस 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया फिर से आप अल्कोहल से करा दीजिए तो हमको 3 डिग्री अमीन मिल जाएंगे। तो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का मिक्सचर मिलता है। इस कैटेगरी की जो लास्ट रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनॉल ही केवल ये अभिक्रिया देते हैं, अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देते। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट या पाउडर से कराते हैं तो हमको वेंजीन मिलती है। सिंपल सी रिएक्शन है और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जब भी हमको फिनॉल से वेंजीन प्राप्त करनी होती है तो हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट या पाउडर से करा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो सेकंड कैटेगरी की रिएक्शंस हैं वह यहाँ पर फिनिश होती हैं। अब हम थर्ड कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे। थर्ड कैटेगरी में हम फिर इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, अल्कोहल की अभिक्रियाएं और केवल फिनॉल की अभिक्रियाएं। तो जो थर्ड कैटेगरी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है that reaction which are given by only alcohol। इस कैटेगरी की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रेशन या जल अपघटन अभिक्रिया है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जल का निकलना। हम जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। खास बात यह है कि भिन्न भिन्न ताप पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अल्कोहल अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं और अलग अलग प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर हम अल्कोहल के रूप में एथिल अल्कोहल CH3CH2OH ले रहे हैं और इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से हम 110 डिग्री से कम ताप पर कराते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला H और OH निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त होगा। लेकिन यदि यही अभिक्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर हम कराएं तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। 140 से कम ताप और 110 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराएं तो इस प्रकार से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ईथर बनते हैं। ईथर बनाने की ये एक महत्वपूर्ण विधि है। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O डाई इथाइल ईथर हमको प्राप्त होगा।
लेकिन यही अभिक्रिया हम 140 से अधिक टेम्परेचर पर कराएं और टेम्परेचर बढ़ा करके हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो डिहाइड्रेशन होकर के एल्कीन बनेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। एल्कीन के रूप में यहाँ पर एथिलीन हमको प्राप्त होगी। एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला समीकरण है। यहाँ पर भी सांद्र H2SO4 लिखिएगा। तो डिहाइड्रेशन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि अल्कोहल देते हैं और भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर अलग अलग कंपाउंड हमको प्राप्त होते हैं। 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अलग तरीके से रिएक्शन होगी, 110 से अधिक और 140 के बीच में टेम्परेचर पर अधिक अलग प्रकार से रिएक्शन होगी, और 140 से अधिक और 160 या कह लीजिए कि 160 से अधिक टेम्परेचर पर एल्कीन हमको मिलेंगे। तो डिहाइड्रेशन के समान ही नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जिसमें कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया रक्त तरफ एल्मुना अर्थात रेड हॉट एल्मुना से कराते हैं, तब भी डिहाइड्रेशन होता है। अलग अलग टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि जब हम 240 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एल्मुना के द्वारा, गर्म एल्मुना के द्वारा कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। हमारे चैप्टर का नाम भी ईथर है। जब आप ईथर पढ़ोगे तो वहां पर ईथर बनाने की एक प्रिपरेशन ये भी होगी। साथ ही जब हम 360 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर लगाते हैं तो फिर एल्कीन के रूप में हमको एथिलीन मिलता है और जल हमको प्राप्त होता है। तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एज इट इज, इसको अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखिएगा। जो काम कंसंट्रेटेड H2SO4 करता है वही काम गरम एल्मुना भी करता है। जब भी हमको अल्कोहल से एल्कीन बनानी होगी या जब भी हमको अल्कोहल से ईथर बनाने होंगे तब हम इन दोनों रिएक्शंस का यूज करेंगे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड युक्त यौगिक बनते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनाइल समूह युक्त यौगिक हमको मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसलिए इस अभिक्रिया को डिहाइड्रोजिनेशन अर्थात विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हम ऑक्सीकरण के लिए अम्लीय एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 या फिर HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। जब इनमें से किसी यौगिक के द्वारा हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनाइल समूह युक्त यौगिक हमको प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं, मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल और पॉली अल्कोहल। और फिर से वहां पर हमने मोनो अल्कोहल को फिर 3 कैटेगरी में बांटा था, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इनके और नाम भी हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में किस प्रकार से हम अंतर करेंगे, किस प्रकार से हम विभेद करेंगे, उसको हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा समझा सकते हैं। जब हम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये संगत एल्डिहाइड में चेंज होते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, संगत माने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले संगत एल्डिहाइड हमको मिलते हैं, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर संगत का मतलब फिर से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक हमको प्राप्त होते हैं। जब हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको संगत कीटोन मिलते हैं। संगत का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो पुनः ऑक्सीकरण कराने पर
एक कार्बन संख्या कम वाले कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। वन कार्बन लेस, वन कार्बन लेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो फिर से मैं यहां पर रिवाइज कर देता हूं कि जब हम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड मिलते हैं, और जब हम पुनः इनका ऑक्सीकरण करते हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक मिलते हैं। जबकि 2 डिग्री मोनो अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर संगत कीटोन, अर्थात जितने कार्बन इसके अंदर है उतने ही कार्बन इसके अंदर होंगे, संगत कीटोन मिलते हैं जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर 1 कार्बन कम वाले कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक हमको प्राप्त होते हैं। जबकि यदि हम 3 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें तो हमें संगत एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अल्कोहल कैटेगरी की जो लास्ट रिएक्शन है वह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं, रिएक्शन विद हीटेड या गर्म कॉपर। जब हम गर्म कॉपर से 1 डिग्री मोनो अल्कोहल, 2 डिग्री मोनो अल्कोहल और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है और भिन्न भिन्न यौगिक बनते हैं। जब हम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल की रिएक्शन गर्म कॉपर से कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार से जब हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर से कराते हैं तो कीटोन बनता है, और जब 3 डिग्री मोनो अल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर से कराते हैं तो एल्कीन बनते हैं। तो इस प्रकार हमने जो थर्ड कैटेगरी है हमारी रिएक्शन ओनली अल्कोहल एंड फिनॉल, उसकी जो फर्स्ट पार्ट है अल्कोहल की अभिक्रियाएं, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब हम फिनॉल की रिएक्शंस की स्टडी करें। इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। जिस यौगिक में बेंजीन नाभिक पाया जाता है, बेंजीन न्यूक्लियस पाया जाता है, वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसके अंतर्गत 4 रिएक्शन आती हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंतर्गत 2 रिएक्शंस आती हैं, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो चूंकि फिनॉल में भी बेंजीन न्यूक्लियस पाया जाता है इसलिए ये बेंजीन न्यूक्लियस की चारों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस कैटेगरी की जो पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन, इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरीन से किसी क्लोरीन कैरियर जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम हेलोजन वाहक भी बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लग जाएगा। इसी प्रकार से सल्फोनेशन, यहां पर हम फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में कराते हैं। SO3H ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाता है। ये हो सकता है कि ऑर्थो पोजीशन पर लगने वाला जो कंपाउंड है ये हमको अधिक मात्रा में मिले, ये हो सकता है कि पैरा पोजीशन वाला जो कंपाउंड है वो हमको कम मात्रा में मिले। बेंजीन न्यूक्लियस की जो थर्ड इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो एक इंपोर्टेंट कंपाउंड पिक्रिक एसिड मिलता है। ये पिक्रिक एसिड है, ये येलो कलर का रंजक अर्थात पिगमेंट होता है। नाइट्रेशन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा
होता है। अगर हम इस पिक्रिक अम्ल की बात करें तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है। पहले हम फिनॉल का सल्फोनेशन कराते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। SO3H ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाता है। हो सकता है कि पैरा पोजीशन पर लगने वाला जो कंपाउंड है वो हमको अधिक मात्रा में मिले। अब हम इसका नाइट्रेशन करा देंगे। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट HNO3 से हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। पिक्रिक एसिड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये रंजक अर्थात पिगमेंट कलर के रूप में यूज होता है। तो बेंजीन न्यूक्लियस की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये 2 पॉइंट्स पर स्टडी की जाती है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन में हम यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड के रूप में हमने यहाँ पर मेथाइल क्लोराइड ले रखा है और एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी है वो है एसिटाइलेशन। इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। COCH3 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाता है। याद करने का सबसे आसान मेथड यही है, क्योंकि हमको तो कॉपी में या फिर एग्जाम की कॉपी में लिख करके आना है। तो इस प्रकार से आप ये बेंजीन न्यूक्लियस की चारों रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन और फिनॉल का H ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर HCl हमको दे देते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इसको कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि इसमें 2 बेंजीन न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इसको एजो क्यों बोलते हैं। तो एजो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, उनको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं। एजो कंपाउंड भिन्न भिन्न कलर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ऑरेंज कलर दे रहा है, इसका इस्तेमाल हम कपड़े को कलर करने में कर लेते हैं, या इसका इस्तेमाल हम डाई के रूप में करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्वे रिएक्शन। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करा देते हैं। इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो जल अपघटन करने पर, यहाँ पर हम एसिडिक जल अपघटन अर्थात एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड हमको प्राप्त होता है। ये सैलिसाइलिक एसिड है जो कि एक इंपोर्टेंट यौगिक है। सैलिसाइलिक एसिड से सेवलॉल बनाने के लिए हम सैलिसाइलिक अम्ल की अभिक्रिया पुनः फिनॉल से करा देते हैं। जल अपघटन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये वाला H और ये वाला OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और हमको सेवलॉल प्राप्त होगा। सेवलॉल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका उपयोग हम घाव धोने में करते हैं। ये एक प्रबल एंटीसेप्टिक है। इसके द्वारा घाव जब धोया जाता है तो घाव जीवाणु रहित और विषाणु रहित हो जाता है। सैलिसाइलिक अम्ल के द्वारा हम मेथिल सैलिसिलेट भी बनाते हैं, जो कि एक
फ्लेवरिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल हम टॉफियाँ आइसक्रीम बनाने में करते हैं। यहीं पे ही मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर सैलिसाइलिक अम्ल की अभिक्रिया में मैथिल अल्कोहल से करा देता हूँ। सेम रिएक्शन है बिल्कुल, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर ये CH3 यहाँ पर लग जाएगा और इस प्रकार से हमको मैथिल सैलिसिलेट प्राप्त होगा, जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट है। फिनॉल की एक अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रिया रीमन टीमन रिएक्शन है। रीमन टीमन अभिक्रिया दो प्रकार से की जा सकती है। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, और जब फिनॉल की अभिक्रिया हम क्षारीय कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। एक निश्चित पैटर्न है इसका, उस पैटर्न के थ्रू ही हम सैलिसल्डिहाइड और सैलिसाइलिक अम्ल बनाएंगे। हालांकि जो बुक है उसमें इसका एक छोटा सा रूप भी दे रखा है, जो भी आपको सूटेबल हो। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे करा रहे हैं, या आप बुक में देख लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल रिएक्शन लगे वो आप याद कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं और क्षारीय के रूप में NaOH यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो क्लोरीन है, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। और फिनॉल का जब हम NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो जल अपघटन होकर के इस प्रकार से ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म इस वाले कार्बन पर, बेंजीन के इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। अब पुनः NaOH से अभिक्रिया करा दीजिए। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, NaCl के दो अणु बाहर निकल जाएंगे। जो कंपाउंड आपको शेष दिख रहा है उसको एज इट इज जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो OH समूह लगे हुए हैं, ये अस्थायी होगा। अपने आप को स्थायी करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से बाहर निकाल देगा ये, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले वो यहाँ पर जल अपघटन करके H और OH, NaCl बाहर निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा, OH, और यहाँ पे बचा CHO। तो इस प्रकार से हम सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय क्लोरोफॉर्म से की है। एक और भी प्रकार से हम रीमन टीमन रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो उसका भी एक निश्चित पैटर्न है। ये फिनॉल है और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं CCl4 क्षार की उपस्थिति में। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो क्लोरीन है ये HCl के रूप में निकल जाएगा, OH, और ये वाला H वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ONA, और इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जुड़ जाएगा। चूंकि हम यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम पैटर्न है जिस तरीके से हमने पीछे किया है। 3 NaCl के अणु बाहर निकल जाएंगे, ONA। अब यहाँ पर एक ही कार्बन पर, ये तो बाहर निकल गया, यहाँ पर NaCl, OH बचा। एक ही कार्बन पर 3 OH लग रहे हैं, ये अस्थायी होगा। अपने आप को स्थायी करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जल अपघटन कर देंगे, H और OH, NaOH बाहर निकल जाएगा। OH बचा और COOH सैलिसाइलिक एसिड।
तो अच्छी रिएक्शन है, एक निश्चित पैटर्न पर ये रिएक्शन होती है। इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखिएगा। बुक में इसका एक छोटा रूप भी दे रखा है, चाहे तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और फिनॉल की टेस्टिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम उदासीन FeCl3 की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं तो गहरा काला या बैंगनी कलर आता है, जिससे कि फिनॉल की पुष्टि होती है। तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हम फिनॉल की अभिक्रिया एक प्रबल ऑक्सीकारक से करा देंगे। ऑक्सीकारक के रूप में हमने यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से पैरा बेंजोक्विनोन जो कि पिंक कलर का होता है। यही कारण है कि जब हम फिनॉल को हवा में खुला रख देते हैं तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी कलर का हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, और रिडक्शन का अर्थ आप जानते हैं, हाइड्रोजन का योग। जब हम फिनॉल की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं तो 3 हाइड्रोजन का योग होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 युग्म बंध हैं। तीनों युग्म बंध यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं और साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा यह प्रूफ होता है कि बेंजीन में 3 युग्म बंध उपस्थित है। अल्कोहल फिनॉल की जो रासायनिक गुण थे वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। कन्वर्जेंस की स्टडी करेंगे। कन्वर्जन का मतलब होता है एक यौगिक का दूसरे यौगिक में बदलना। जैसे कि मेथेनॉल को आप एथेनॉल में कैसे बदलोगे या एथेनॉल को मेथेनॉल में कैसे बदलोगे। इस क्रम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आप सामने देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लोअर होमोलोगस टू हायर होमोलोगस ऑफ एल्कोहल। होमोलोगस इनको हम हिंदी में सजातीय बोलते हैं। सजातीय का अर्थ हो जाएगा जैसे कि मोनो एल्कोहल, एक छोटे मोनो एल्कोहल को एक बड़े मोनो एल्कोहल में चेंज करना, अर्थात मिथाइल एल्कोहल जो कि एक मोनो एल्कोहल है से हमें इथाइल एल्कोहल बनाना है। ये भी एक मोनो एल्कोहल है और मैथिल एल्कोहल में 1 कार्बन परमाणु होता है, जबकि एथिल एल्कोहल में 2 कार्बन परमाणु होता है। तो सामने लिखा हुआ भी है कन्वर्जन ऑफ लोअर होमोलोगस टू हायर होमोलोगस ऑफ एल्कोहल। एक इनका निश्चित पैटर्न है, उस पैटर्न पर ही इनका कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हमको मैथिल एल्कोहल का सूत्र लिखना है और इसकी रिएक्शन हम फास्फोरस हैलाइड से करा देंगे P+I2। आप जानते हैं कि जब OH ग्रुप हटाना होता है और हैलोजन ग्रुप लाना होता है तो फास्फोरस हैलाइड से उसकी रिएक्शन कराई जाती है। CH3I KCN से रिएक्शन करा दीजिए, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु हो गए, Ki यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से 2 पैटर्न बन सकते हैं, या तो आप इस का ऑक्सीकरण करा दीजिए, H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करा दीजिए, CH3COOH बनेंगे और इसका फिर आप रिडक्शन करा दीजिए। जब हम COOH ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक इसका और भी पैटर्न है कि आप यहाँ पर इसका रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का योग करा दीजिए, CH3CH2NH2। अब इसकी आप HONO से रिएक्शन करा दीजिए। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से ये अपघटित हो जाएगा। ये वाला O जो है यहाँ आएगा -H2O, ये वाला N यहाँ पर आएगा -KN2 और ये OH जो बचा वो इस साइड को आ जाएगा। ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो ये एक पैटर्न है जिसकी सहायता से हम मैथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, उस तरीके के द्वारा भी हम मैथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। इसको A पैटर्न डाल दीजिएगा।
सेकंड पैटर्न की स्टडी करते हैं। तो सेकंड पैटर्न में मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडो से कराई जाती है, CH3I बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल से ईथर की प्रेजेंस में करवा लीजिए, इससे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI बन जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड HCHO ग्रुप से करा दीजिए। ये वाली रिएक्शन की स्टडी हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में की है। यहाँ पर इसको फॉर्मल्डिहाइड को मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आने लगेगा। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, इस प्रकार से ये टूट जाएगी O, और इसके साथ इस वाले O के साथ MgI, और ये CH3 बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसका जल अपघटन कर दीजिए HOH इस तरीके से, H इधर और OH इधर, MgIOH ये बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये बन गया CH3CH2OH। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH अर्थात एथिल अल्कोहल। तो फर्स्ट कन्वर्जन है लोअर होमोलोगस टू हायर होमोलोगस ऑफ अल्कोहल, अर्थात मेथिल अल्कोहल से हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाया और एक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा दी। तीन तरीके से हमने इसका कन्वर्जन समझा। इसको आपको शुरू में तो याद ही रखना होगा, जैसे जैसे ये आपको फैमिलियर हो जाएगा वैसे वैसे आपको ये सरल लगने लगेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा लोअर होमोलोगस टू हायर होमोलोगस ऑफ अल्कोहल। इसको आप एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल या एथेनॉल से मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH से आपको मेथिल अल्कोहल बनाना है। एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन परमाणु होता है, अर्थात आपको यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में कमी करनी है। और जब हमको कार्बन परमाणु की संख्या में कमी करनी होती है तो हमको 2 रिएक्शन सदैव याद रखनी होती है। या तो हम इसे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा करेंगे या फिर कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण करा दीजिए। जब आप इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो OH ग्रुप COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पैटर्न है, आप इसकी सोडियम से रिएक्शन कराकर इसका सोडियम डेरिवेटिव बनाइए CH3COONA और V कार्बोक्सिलीकरण कर दीजिए सोडा लाइम से रिएक्शन करके NaOH प्लस CaO। तो यहाँ पर मैथेन बन जाएगी। मैथेन की आप क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब आप इसकी KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए तो आप मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। KCl निकल जाएगा। डिटेल से हमने KOH एक्वस और KOH अल्कोहलिक दोनों की इंपॉर्टेंस हमने केमिकल रिएक्शंस में समझाई है। अभी एक प्रोसीजर ये है कि आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए CH3CONH2। अब आप इसका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दीजिए KOH प्लस Br2, तो ये CH3NH2 बन जाएगा। अब आप इसकी HONO से नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करा दीजिए। यही पैटर्न है, इस तरीके से टूट जाएगा। पहले भी करके चुके हैं। N यहाँ पर, O यहाँ पर, OH यहाँ पर, N2 गैस, H2O और ये बन जाएगा CH3OH। तो ये 2 मेथड है। मेन जो हमें इसमें ध्यान रखना है वह ये है कि जब भी हमको कार्बन परमाणु की संख्या घटानी होती है तो या तो हमको हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करानी होती है। ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमने यहाँ पे कराई है, या फिर यहाँ पर V कार्बोक्सिलीकरण कराना होता है। तो ये V कार्बोक्सिलीकरण का प्रोसेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बाकी थोड़े से स्टेप इसमें कॉमन है जो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, जबकि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहनी है। तो यहाँ पर हमने CH3CH2
CH2OH के रूप में 1 डिग्री एल्कोहल अर्थात प्रोपेनॉल ले लिया। इसकी आप सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा दीजिए, एल्कीन बन जाएगा डिहाइड्रेशन के द्वारा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI से इसका एडिशन करा दीजिए, जो कि मार्कोनी काफ रूल के अनुसार होगा। ये नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है। नेगेटिव भागों से युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा, इन दोनों में से उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, अर्थात इस पर जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसकी रिएक्शन KOH एक्वस से करा दीजिए, तो 2 डिग्री एल्कोहल के रूप में हमको मिल जाएगा 2 प्रोपेनॉल। यह है 1 प्रोपेनॉल और यह है 2 प्रोपेनॉल। तो 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री मोनो एल्कोहल अर्थात 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल के रूप में हमने यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल ले लिया। 2 प्रोपेनॉल, इसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाइबोरोन B2H6 से करा दीजिए। CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। अब इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो ऑक्सीकरण कराने पर CH3 CH2 CH2OH प्लस H3BO3 हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमने यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया। नेक्स्ट कन्वर्जन है 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या हम यहाँ पर समान रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वन डिग्री अल्कोहल के रूप में हमने 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1 ले लिया। इसकी हमने सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करवा के डिहाइड्रेशन कर दिया। CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 से करा दीजिए। जब डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। जो नेगेटिव पोर्शन है वह उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर जाकर के ये OH जुड़ जाएगा CH3 इस प्रकार से 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट कन्वर्जन है 3 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में यहां पर हमने 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल लिया। इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करा कर डिहाइड्रेशन करा दिया। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा दीजिए, डाइबोरोन से रिएक्शन करा दीजिए। CH3 CH2 का होल थ्राइस B
इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए H2O2 से, CH3CH, CH2, CH3 और ये OH। इस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल के रूप में 1 2 3 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो इस प्रकार कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल, 2 डिग्री मोनो अल्कोहल, 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में किस प्रकार से विभेद कर सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मोनो अल्कोहल कहते हैं, विभेद करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि ऑक्सीकरण विधि, लूकास अभिकर्मक विधि और विक्टर मेयर विधि है। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यदि हम ऑक्सीकरण विधि की बात करें तो हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन मेथड में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देते हैं। यदि 1 डिग्री मोनो अल्कोहल होता है तो ऑक्सीकरण करने पर वह संगत एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। संगत का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। पुनः यदि हम इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं तो संगत कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 डिग्री मोनो अल्कोहल के रूप में एथिल अल्कोहल ले लिया। यदि हम इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो एसीटल्डिहाइड बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है संगत एल्डिहाइड। पुनः ऑक्सीकरण कराने पर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 2 कार्बन परमाणु को देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है संगत। संगत का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें तो हमको संगत कीटोन मिलते हैं जो पुनः ऑक्सीकृत नहीं होते। जैसे यहाँ पर हमने 2 डिग्री मोनो अल्कोहल के रूप में ये कंपाउंड लिया और जब हम इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये कीटोन के रूप में एसीटोन देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन परमाणु है और यहाँ पर भी 3 कार्बन परमाणु है, इसलिए लिखा गया है संगत कीटोन। पुनः ऑक्सीकृत बहुत कठिनाई से होता है या नहीं होता है, तो इस प्रकार से हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। 3 डिग्री मोनो अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होता। यदि हम 3 डिग्री मोनो अल्कोहल के रूप में ये कंपाउंड लें तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इस विधि के द्वारा अर्थात ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद करने की एक अन्य और एक अच्छा मेथड लूकास विधि भी है। इसमें हम लूकास अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। लूकास अभिकर्मक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। यदि हम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में लूकास रिएजेंट
मिला दें और ऐसा ही कार्य हम 2 डिग्री मोनो अल्कोहल के साथ भी करें। और ऐसा ही कार्य हम 3 डिग्री मोनो अल्कोहल के साथ करें कि उसमें हम लूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो 3 डिग्री मोनो अल्कोहल तुरंत तत्क्षण धुंधला अवक्षेप दे देता है, जबकि 2 डिग्री मोनो अल्कोहल कुछ समय उपरांत लगभग 2-3 मिनट के बाद धुंधला अवक्षेप देता है, जबकि 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में यदि हम लूकास अभिकर्मक मिलाएं तो कोई भी अवक्षेप हमको प्राप्त नहीं होता। तो लूकास विधि के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में सरलता से विभेद कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद करने की एक अच्छी विधि है विक्टर मेयर विधि। थोड़ी सी लेंथी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप यदि हम इसको देखें तो सर्वप्रथम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में हम फास्फोरस और आयोडीन मिलाकर उसका एल्काइल हैलाइड में चेंज करते हैं। एल्काइल हैलाइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाकर के नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। तीसरे स्टेप में नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl अर्थात HNO2 से कराते हैं। प्राप्त होने वाले सोल्यूशन को NaOH द्वारा क्षारीय करते हैं और अब कलर देखते हैं। यदि रेड कलर आता है तो वह 1 डिग्री मोनो अल्कोहल होगा और यदि ब्लू कलर आता है तो वह 2 डिग्री मोनो अल्कोहल होगा और यदि कोई कलर नहीं आता, सोल्यूशन कलरलेस रहता है, तो वह 3 डिग्री मोनो अल्कोहल होगा। तो विक्टर मेयर विधि से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में विभेद करने का जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी प्रोसेस है। आप इसको इस सूत्र से याद रख सकते हैं, P + I2, उसके बाद AgNO2, NaNO2 और HCl का मिक्सचर और फिर NaOH। आप यहाँ पर जरा करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया, AgNO3 के स्थान पर यहाँ पर AgNO2 है। और आप इसको एक फॉर्मूले के द्वारा याद रख सकते हैं, पैसा आज है नहीं इन्ना। यहाँ पे जो पैसा P + I2 को रिप्रेजेंट करता है आज, Ag को रिप्रेजेंट करता है नहीं, NaNO2 और HCl को रिप्रेजेंट करता है और ना का मतलब NaOH। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप इसके स्टेप बाय स्टेप को याद रख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में हमने फास्फोरस और आयोडीन यानी कि फास्फोरस हैलाइड मिलाया, 2 डिग्री मोनो अल्कोहल में भी फास्फोरस हैलाइड मिलाया, 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में भी फास्फोरस हैलाइड मिलाया। इस प्रकार से हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो गए। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 मिलाते हैं तो इस प्रकार से हमको कंपाउंड RCH2NO2 नाइट्रो एल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा। इसमें हमने HONO अर्थात NaNO2 और HCl का मिक्सचर मिलाया और उसके बाद हमने इसमें NaOH मिलाया, रेड कलर आता है। यही प्रोसीजर हमने यहाँ पर किया तो ब्लू कलर आता है और यही प्रोसीजर हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ किया तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आता। तो इस मेथड के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो अल्कोहल में अच्छे से विभेद कर सकते हैं। कभी कभी हमसे अल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करने के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके द्वारा आप अल्कोहल में और फिनॉल में अंतर कर सकते हैं। पहला टेस्ट लिटमस परीक्षण। आप जानते हैं कि फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, अल्कोहल कम अम्लीय होते हैं, इसलिए ये
अर्थात फिनॉल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा अच्छा परीक्षण उदासीन FeCl3 के साथ है। आप जानते हैं कि उदासीन FeCl3 फिनॉल के साथ काला या फिर बैंगनी कलर देता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता। तीसरा परीक्षण है ब्रोमीन जल। यदि हम अल्कोहल और फिनॉल में ब्रोमीन जल डालते हैं तो फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता। तो फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट। इन 3 परीक्षणों के द्वारा आप सरलता से अल्कोहल और फिनॉल में अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ हम अल्कोहल और फिनॉल के बारे में अधिकांशतः पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन समझा, फिर IUPAC समझी, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहल और फिनॉल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल के रूप में हम मेथिल अल्कोहल लेंगे। ये इसका प्रचलित नाम है सूत्र CH3OH। इसका जो IUPAC नाम है मेथेनॉल, और जो इसकी संरचना है इस प्रकार से। इसको हमने सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन, भंजक आसवन का अर्थ होता है कि आप लकड़ी को गर्म कीजिए लेकिन उसको वायु प्रदान ना करें जिससे कि ढेर सारा धुआं निकले। उस धुएं को जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने मेथिल अल्कोहल को सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया था, इसलिए इसका एक नाम वुड स्पिरिट भी है, जिसको हिंदी में हम काष्टजा माने लकड़ी से उत्पन्न होने वाला नैप्था भी कहते हैं। तो मेथिल अल्कोहल के नाम के बारे में जो कुछ प्रचलित बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस की। तो प्राचीन काल में मेथिल अल्कोहल को लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता था, लेकिन आज हम अन्य विधियों द्वारा भी मेथिल अल्कोहल को बना सकते हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण विधि भापांगार गैस, जिसे वाटर गैस कहते हैं, के उत्प्रेरकीय आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण है। यहाँ पर हम भापांगार गैस का उत्प्रेरकीय आसवन कर देते हैं। उत्प्रेरक के रूप में कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं। टेम्परेचर 573 से 673 डिग्री केल्विन के लगभग रखते हैं और वायुमंडलीय दाब 200 से 300 होता है, तो हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। मेथिल अल्कोहल निर्माण की एक इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा। और ये जो उत्प्रेरक हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आइए मेथिल अल्कोहल के गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मेथिल अल्कोहल रंगहीन द्रव है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन या फिर 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, अतः जल में विलय है। हमने इसको डिटेल से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। अत्यधिक विषैला है, मेथिल अल्कोहल की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अत्यधिक विषैला है, यदि इसका सेवन कर लिया जाता है तो आंखों पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में इसको पी लिया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अल्कोहल की अधिकांश अभिक्रियाएं देता है। आइए मेथिल अल्कोहल के उपयोगों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, मेथिल अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। विलायक का मतलब सॉल्वेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी वस्तु को घोलने में हम इसका इस्तेमाल
करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में। फॉर्मल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है। जब आप एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बात होगी। एथिल अल्कोहल को विषैला करने में, एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग पर्पज से भी करते हैं और पॉलिश के पर्पज से भी करते हैं। एंटीफ्रीज के रूप में, एंटीफ्रीज का अर्थ होता है जल को या किसी द्रव को जमने से रोकने में। तो अधिकतर इसका इस्तेमाल ठंडे इलाके में जो कार के रेडिएटर होते हैं, गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, उसमें जल के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर जमता है और रेडिएटर अर्थात गाड़ी भी फिर सही से काम कर लेती है। परफ्यूम और ड्रग्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एल्कोहल, एथिल अल्कोहल का अध्ययन करते हैं। एथिल अल्कोहल ये इसका प्रचलित नाम है। इसका सूत्र CH3CH2OH या फिर C2H5OH। अगर हम इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है और एक प्रमुख 1 डिग्री मोनो एल्कोहल है। IUPAC नाम एथेनॉल। सभी प्रकार की शराबों का ये प्रमुख अवयव होता है, इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। प्राचीन काल से इसका निर्माण किया जाता रहा है। इसके साक्ष्य हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी पाए जाते हैं। एथिल अल्कोहल का निर्माण अधिकांशतः हम औद्योगिक स्तर पर करते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। शर्करा अर्थात शुगर युक्त पदार्थों के किण्वन से। किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना। जब हम शर्करा युक्त पदार्थों को सड़ा देते हैं तो हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं और भारत देश में इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। आप जानते हैं कि गन्ने के रस को जब हम पकाते हैं तो गन्ने के रस के 2 भाग हो जाते हैं। एक तो क्रिस्टलीय पदार्थ में वह चेंज हो जाता है जिसको कि हम चीनी कहते हैं, और एक अक्रिस्टलीय पदार्थ द्रव के रूप में हमको प्राप्त होता है जो पीला या लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसको हम सीरा कहते हैं। सीरे का इस्तेमाल हम एथिल अल्कोहल के निर्माण में करते हैं। तो शर्करा अर्थात सीरे से या फिर फ्रूट से जैसे कि ग्रेप्स से हम इसका निर्माण करते हैं। जो शर्करा होती है, शुगर होती है, उसका फॉर्मूला C12H22O11। इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो शर्करा अर्थात गन्ने का रस या सीरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणु मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज एक एंजाइम है जिसका नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस प्रकार जो हमको एथिल अल्कोहल मिलता है यह अशुद्ध या फिर विषैला एथिल अल्कोहल होता है। इसको हम वाश या फिर वोल्ट कहते हैं। इसके विषैला होने का कारण यह है कि इसमें मेथिल अल्कोहल या अन्य विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम है इनवर्टेज और जाइमेज, ये एंजाइम हमको ईस्ट से प्राप्त होते हैं। तो शर्करा युक्त पदार्थों का किण्वन ईस्ट की सहायता से किया जाता है और शर्करा युक्त पदार्थ एथिल अल्कोहल या अशुद्ध एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, जिनको हम वाश या वोल्ट कहते हैं। इसको शुद्ध करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिसको हम डिस्टिलरी बोलते हैं।
वहां पर अशुद्ध एथिल अल्कोहल को शुद्ध एथिल अल्कोहल में चेंज करते हैं। एथिल अल्कोहल के निर्माण की एक अन्य विधि और है जिसको कि हम स्टार्च के किण्वन से कह सकते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे कि आलू है, जौ है, मक्का है, इनको सड़ा करके हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। मक्का अमेरिका की एक प्रमुख फसल है, वहां पर एथिल अल्कोहल का निर्माण मक्का के फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन से किया जाता है। तो स्टार्च का सूत्र C6H10O5 का होल N होता है। इसमें जल मिलाकर और डायस्टेज एंजाइम के द्वारा इसको माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेते हैं। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का जब हम माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये जो एथिल अल्कोहल मिलता है ये अशुद्ध एथिल अल्कोहल होता है। इस अशुद्ध एथिल अल्कोहल को वाश या फिर बोल्ट कहा जाता है, जिसका आसवन डिस्टिलरी में करते हैं और हमको शुद्ध एथिल अल्कोहल मिल जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एथिल अल्कोहल को हम दो विधियों द्वारा बना सकते हैं, शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन से और स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन से, और दोनों ही मेथड से हमको अशुद्ध एथिल अल्कोहल मिलता है। इस अशुद्ध एथिल अल्कोहल का आसवन डिस्टिलरी में करते हैं और शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सामने लिखा देख सकते हैं, ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इसका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक के रूप में। यदि किसी वस्तु को हमें घोलना है तो हम उसके लिए एथिल अल्कोहल का यूज कर लेते हैं। ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड बनाने में हम एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बियर, रम, विस्की, ब्रांडी बनाने में हम एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। पावर अल्कोहल का इस्तेमाल हम मोटर साइकिल और मोटर इंजन में ईंधन के रूप में करते हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे। एंटीफ्रीज के रूप में, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम एथिल अल्कोहल को एंटीफ्रीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हम एथिल अल्कोहल को भी एंटीफ्रीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अधिकांश गुण आप पीछे पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में। तो यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल के बारे में समझा। एथिल अल्कोहल एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। प्राचीन काल से ही ये एक महत्वपूर्ण यौगिक रहा है। किण्वन विधि द्वारा जब हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उससे हमको अशुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको हम वाश या बोल्ट कहते हैं। जब हम इसका शोधन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं तो हमको शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन इसकी शुद्धता वहां पर 100% नहीं होती है। इसमें 94.5% एथिल अल्कोहल होता है तथा शेष जल होता है। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम परिशुद्ध एथिल अल्कोहल या अल्कोहल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। इस एब्सोल्यूट अल्कोहल का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में या फिर ड्रग्स बनाने में या खांसी जुकाम के सिरप बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एथिल अल्कोहल से हम थर्मामीटर भी बनाते हैं, जिनको हम अल्कोहलिक थर्मामीटर कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम परिशुद्ध अल्कोहल या एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल का नेक्स्ट उपयोग पावर अल्कोहल के रूप में है। पावर का अर्थ है कि जो मिश्रण
ऑटोमोबाइल इंजन को पावर दे, शक्ति दे, उसको हम पावर अल्कोहल कहते हैं। आमतौर से हम पेट्रोल या गैसोलीन का इस्तेमाल पेट्रोल इंजन में करते हैं और हम जानते हैं कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं। जिस दर से हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा और पेट्रोल के खत्म होते ही उससे चलने वाले वाहनों में, कारखानों में परेशानी आना शुरू हो जाएगी। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए पावर अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के 80 रेशियो 20 रेशियो के मिश्रण को हम पावर अल्कोहल कहते हैं। तो आपको तो ऐसा लगता होगा कि 80 भाग पेट्रोल ले लीजिए और 20 भाग एथिल अल्कोहल ले लीजिए और उन दोनों को मिला दीजिए तो पावर अल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों आपस में इजीली मिक्स नहीं होते हैं। इनको मिक्स करने के लिए हम सामान्यतः कुछ विलायकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन की सहायता से हम पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण इजीली मिक्स कर लेते हैं और आजकल हम इसी गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो वहाँ पर आप लिखा भी देखते होंगे कि इस पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिला हुआ है। तो हम इसका इस्तेमाल, अर्थात पावर अल्कोहल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीनेचर्ड स्पिरिट। इसको हम मैथिलित अल्कोहल या फिर स्पिरिट भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एथिल अल्कोहल का उपयोग हम ड्रिंक के पर्पज से भी करते हैं और पॉलिश के रूप में भी करते हैं। पॉलिश के रूप में निकलने वाला एथिल अल्कोहल ड्रिंक के पर्पज से यूज ना हो, इसलिए उसको हमारी गवर्नमेंट बिसैला करके निकालती है और इस प्रकार बिसैले किए हुए एथिल अल्कोहल को हम डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर मैथिलित स्पिरिट कहते हैं। इसके लिए सामान्य एथिल अल्कोहल में हम मैथिल अल्कोहल मिला देते हैं। मैथिल अल्कोहल के मिला देने से एथिल अल्कोहल बिसैला हो जाता है। अब इसका सेवन ड्रिंकिंग पर्पज से नहीं किया जा सकता, केवल इसका उपयोग पॉलिश के रूप में ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये गंध रहित और रंग रहित होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। कलर के रूप में हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाकर इसको थोड़ा सा नीला कर देते हैं और गंध के रूप में हम इसमें सामान्यतः प्रीडीन मिला देते हैं, जिससे कि इसकी एक स्पेशल सी गंध हो जाती है और इस प्रकार के एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल हम केवल पॉलिश के रूप में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। काफ़ी लेंथी वीडियो लेक्चर है, इसको आप डिटेल से आराम से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो सामने अपनी बुक्स रखिएगा। हमारे PDF फाइल्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, अगर आपको चाहिए तो वह कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप उसको मंगवा सकते हैं। अपने नोट्स अवश्य बनाइएगा, क्योंकि जो आपके नोट्स होंगे वही आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर अल्कोहल फिनॉल का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ईथर की बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग के बारे में समझेंगे।